Let's continue our lecture with planar continuous mass system. प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हमने यह बात देख ली है, यह XY प्लेन पर यह कोई मास सिस्टम है. वी कॉल इट प्लेनर मास सिस्टम, अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम. प्लेनर इसलिए क्योंकि मास एक प्लेन पर फैला हुआ है, कंटिन्यूअस इसलिए कि इट्स कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया. XY प्लेन पर यदि यह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस मास का सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं XY प्लेन पर ही इस जगह पर होता है. इसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं इसी जगह पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास हमें डिटरमाइन करना है. हमने यह बात डिस्कस कर रखी है कि सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम दो इक्वेशन अलग अलग बनाएंगे, सेपरेटली बनाएंगे, इंडिपेंडेंटली बनाएंगे. एक्स एक्सिस डिटरमाइन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम एक अलग इक्वेशन लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम एक अलग इक्वेशन लिखेंगे. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम एक डिफरेंशियल मास इस तरह से लेंगे. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम एक डिफरेंशियल मास इस तरह से लेंगे जो कि कुछ x की दूरी पर होगा और dm मास का होगा. यह डिफरेंशियल मास हमने पैरेलल टू y एक्सिस लिया. पैरेलल टू y एक्सिस लेने पर इसकी दूरी y एक्सिस से कुछ x हो गई है, इसका dm मास है. अब हम कहते हैं और विड्थ कुछ dx है, द विड्थ इज dx. देन वी यूज्ड टू से यह जो डिफरेंशियल मास है, इस डिफरेंशियल मास का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट होएगा x dm. दिस इज मोमेंट of the differential mass about y axis. It's a differential moment. पूरे मास सिस्टम का मोमेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट y एक्सिस. फिर हम कहते हैं कि इस पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास बना दिया जाए और एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए जिसकी कुछ दूरी x होगी, कैपिटल X. इस पॉइंट मास का टोटल मास होगा इंटीग्रल ऑफ dm. ये जो पॉइंट मास है जिसमें हमने सारा मास कंसंट्रेट कर दिया, पूरा मास एडअप हो जाएगा, इंटीग्रल dm पूरा मास हो जाएगा, यह वहां पॉइंट मास होगा. और इस पॉइंट मास का इसी y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा दैट इज इंटीग्रल dm इंटू x. यदि यह दोनों मोमेंट बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं दिस इज सेंटर ऑफ मास. इस तरीके से अब हम इंटीग्रल dm नीचे लेकर आ जाते हैं. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm. इंटीग्रल ऑफ x dm को हम लिखते हैं टोटल मोमेंट अबाउट y एक्सिस, टोटल मोमेंट अबाउट y एक्सिस, और इंटीग्रल dm को हम लिखते हैं टोटल मास. इस तरह से हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करते हैं. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेपरेटली इंडिपेंडेंट इक्वेशन के द्वारा y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करा जाएगा. कैसे, उसके लिए अब हम डिफरेंशियल मास इस तरह से लेते हैं. यह डिफरेंशियल मास लिया, y एक्सिस के पैरेलल है, y की दूरी पर है, y की दूरी पर है और
dy विड्थ का है, मास है dm. देन वी यूज टू से इस मास का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ मास इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसका मास dm है और एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? y. तो यह जो डिफरेंशियल मास है इसका मोमेंट है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यह मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल मोमेंट निकालने के लिए हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट हम जहां से जहां तक मास होगा वहां तक करेंगे. अभी हम एग्जांपल्स ढेर सारे डिस्कस करते हैं. अब यह टोटल मोमेंट निकाल लिया. अब कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दैट कि इस पूरे मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया जाए, पॉइंट मास बना दिया जाए और उस पॉइंट मास को किसी सुटेबल कोऑर्डिनेट पर रख दिया जाए. तो यह जो टोटल मास होगा इंटीग्रल डीएम और इसे किसी वाई कोऑर्डिनेट पर रखा तो इसका पॉइंट मास का मोमेंट होगा इंटीग्रल डीएम इनटू वाई. दिस इज द मोमेंट ऑफ पॉइंट मास. यदि यह दोनों मोमेंट बराबर हो गए तो यह सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. यदि यह मोमेंट बराबर हो गए तो यह सेंटर ऑफ मास और यह सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, जिसमें इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम के लिए हमने कहा इट्स टोटल मोमेंट ऑफ मास, टोटल मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस और इंटीग्रल डीएम इज टोटल मास. यह दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखी थी. इसके साथ एक इक्वेशन हम और लिख सकते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ आर डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम. अब एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करता हूं. Observe this mass system. A thin, uniform, circular ring mass m, radius r. यह एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, मास m, रेडियस r. इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सबसे पहली बात, इट्स अ प्लेनर मास सिस्टम, इट्स अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम. यह प्लेनर मास सिस्टम इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा मास एक प्लेन में फैला हुआ है एंड दैट इज द प्लेन ऑफ बोर्ड. यह कंटिन्यूअस मास सिस्टम इसलिए है क्योंकि मास कंटिन्यूअसली इस तरह से सर्कुलर लेंथ के अलोंग फैला हुआ है. यह एक प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है. इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना है. खास बात, सेंटर ऑफ मास बताने में इस केस में कोई कलाकारी वाली बात नहीं, क्योंकि इस केस में हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री दिख जाता है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल जाता है. क्योंकि इस केस में हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री बड़ी आसानी से मिल रहा है. पॉइंट ऑफ सिमेट्री यदि मिल जाए तो वही पॉइंट ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ मास होता है. इन दैट केस हमें कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है. इस पर्टिकुलर केस में हमें यह दो इक्वेशन पता है मगर कोई अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है. हम कहेंगे रिंग का सेंटर ही रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि जो रिंग का सेंटर है वह पॉइंट ऑफ सिमेट्री है.
यदि पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री को ही आप सेंटर ऑफ मास कह दीजिए, इसमें हमें कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। वी विल हैव अ इंटरेस्टिंग सिचुएशन इफ वी आर गिवन विथ थिन यूनिफॉर्म semicircular ring. If we have got thin uniform semicircular ring जिसका कि मास m है, रेडियस r है, इसका यदि हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए कहा जाए, लेट्स से दिस थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग इज केप्ट लाइक दिस। यह वह थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका डायमीटर एक्स एक्सिस के अलोंग है और इस तरह से वाई एक्सिस के अबाउट यह रिंग रखी हुई। यह एक थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है, मास m, रेडियस r। हमसे इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। नाउ हियर वन कैन नॉट ऑब्टेन एनी पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अब इस केस में आप कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं लोकेट कर पाएंगे। यदि पॉइंट ऑफ सिमेट्री लोकेट कर सकते होते तो कहानी पूरी वहीं की वहीं खत्म हो जाती, फिर आपको सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि सर्कुलर रिंग। मगर इधर पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर पाएंगे। मगर फिर भी भले ही हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें जरूर मिल सकता है। जरा देखिए, ध्यान से उस मास सिस्टम को देखेंगे तो हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो y एक्सिस है वह एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और यदि y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास निश्चित y एक्सिस पर ही होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होना चाहिए। और उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निश्चित 0 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करने की आवश्यकता है। हमने सिर्फ यह बात सबसे पहले समझ ली कि y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उससे हमने कह दिया कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निश्चित 0 है और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए निश्चित हमें यह इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, उसको एग्जैक्टली लोकेट किस तरह से करना है, चलिए हम इसे सीखना चालू करते हैं। हम कहते हैं कोई सा भी मास सिस्टम जब हमें दिया जाता है तो उस मास सिस्टम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी हमें आइडेंटिफाई सबसे पहले करना चाहिए और उसको डिफाइन सबसे पहले करना चाहिए। इस मास सिस्टम में वह कांस्टेंट और यूनिफॉर्म क्वांटिटी हम क्या डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें? हम कहते हैं द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सेमी सर्कुलर लेंथ। वी हैव गॉट यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सेमी सर्कुलर लेंथ। इसलिए हम एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। मास
per unit length, we generally denote this quantity by rho. हम इस क्वांटिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब जरा सोचिए इसका टोटल मास कितना है, m, टोटल लेंथ कितनी है, पाई r, पूरा का पूरा मास m पाई r लेंथ में डिवाइडेड है। सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ पाई r होती है, 2 पाई r टोटल सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का आधा कर दिया पाई r। यह मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। मास पर यूनिट लेंथ को मैं यदि dm बाय dl लिख दूं, dm बाय dl, कोई हानि नहीं है। dm इज अ डिफरेंशियल मास, dl इज अ डिफरेंशियल लेंथ। यह इस मास सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। हम सबसे पहले इस तरह से एक कांस्टेंट क्वांटिटी जरूर डिफाइन करते हैं। अब हमें अगला टास्क होता है एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना, सिंस इट्स अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करके डिटरमाइन करा जा सकता है। हमने अभी अभी डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करने का एक तरीका बताया है। अब इसमें कैसे करेंगे, हम कहेंगे इधर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लिया, यह छोटा सा एलिमेंट सेंटर पर कुछ थीटा एंगल सबटेंड करता है, डी थीटा एंगल, और यह एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर। मैंने इस तरह से एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है डी थीटा, जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है। अब सबसे पहले यह जो एलिमेंट है इसकी लेंथ dl, dl is the length of element, differential L, dl, डिफरेंशियल एलिमेंट की डिफरेंशियल लेंथ, दैट इज dl। यह जो dl होगी यह आर्क लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ आर्क। हम अच्छी तरह से जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। So arc length is equal to angle into radius. Arc length dl is equal to angle d theta into radius r d theta. अब इधर देखिए, रो इक्वल टू dm by dl. So dm would be equal to rho dl. dm, differential mass, would be equal to mass per unit length into dl. डिफरेंशियल मास मस्ट बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास dm है। dm इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ये छोटा सा वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर, और सेमी सर्कुलर वायर में से छोटा सा टुकड़ा काट लिया। इस छोटे से टुकड़े का जो मास होगा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। लेंथ ऊपर लिख चुका हूं, मास पर यूनिट लेंथ भी ऊपर लिखा हुआ है, m by pi r into r d theta. dm is equal to m by pi r into r d theta or m into d theta. This is a dm. क्यों ना एक बार वेरीफाई कर लें कि क्या हमने यह dm सही निकाला है।
हम इसी समय वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने डीएम सही निकाला है। डीएम सही निकाला है या नहीं, इसके लिए डीएम को इंटीग्रेट करके देख लिया जाए। इंटीग्रल ऑफ डीएम इज इंटीग्रल ऑफ एम डी थीटा, और दिस इज इक्वल टू एम इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। नहीं, मैंने गलत, एम बाय पाई, एम बाय पाई, एम बाय पाई, एम बाय पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रल ऑफ डी थीटा रह गया। अब एक बात जरा सोचे कि जब हम थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो पहला एलिमेंट किस एंगल पर लेंगे और आखिरी एलिमेंट किस एंगल पर लेंगे, हमारा थीटा कहां से कहां वेरी करेगा। पहला एलिमेंट हम इस जगह पर लेंगे और पहला एलिमेंट एंगल सबटेंड करेगा 0 डिग्री का। दूसरा एलिमेंट इधर, तीसरा एलिमेंट इधर, चौथा एलिमेंट इधर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, और इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट, इन्फिनिट एलिमेंट लेते जाएंगे और आखिरी एलिमेंट हम लेंगे इधर। पहला एलिमेंट 0 एंगल सबटेंड करेगा। जैसे जैसे हम अलग अलग एलिमेंट के लिए यह काम करते जाएंगे, हमारा एंगल बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते वो हो जाएगा पाई। द limit of angle would go from 0 to pi. The lower limit would be 0, the upper limit would be pi. We know that m upon pi integral of d theta is theta from 0 to pi. M upon pi, pi minus 0. Integral of dm comes out to be m. आना भी चाहिए, आ भी रहा। यह रिजल्ट आना भी चाहिए और यही रिजल्ट आ भी रहा। इस रिजल्ट को ऑब्टेन करके हम समझ गए कि यह जो हमने डीएम ऑब्टेन करा है यह बिल्कुल सही है। अभी तक के काम में कोई गलती नहीं है। हमने जो ऑब्टेन करा उसको वेरीफाई भी कर लिया। अब खास जो हमें करना था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमें पता था, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना था। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हमें यह एक्सप्रेशन लगाना है। डीएम और इंटीग्रल डीएम ये तो हमने निकाल लिया है। डीएम की वैल्यू इधर दी हुई है, इंटीग्रल डीएम हमें इधर दिया हुआ है। वाई अब देखना है कि वाई क्या लिया जाए। हम एक बात सोचे कि यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट है हमारे एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पर है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। हम कहेंगे दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए यह वाई है। देखिए वाई थीटा एंगल को देखिए, वाई इज परपेंडिकुलर एंड आर इज हाइपोटेन्यूज। वाई इज परपेंडिकुलर, आर इज हाइपोटेन्यूज। Perpendicular upon hypotenuse is sin theta. Y is equal to R sin theta. यहां हमने इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए y की वैल्यू निकाल ली। x एक्सिस से इतनी दूरी पर है। अब हम इस सेंटर ऑफ मास के लिए जो हमने y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करके लिख रखा है, हम इसे अप्लाई कर देते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ y dm, y की जगह r sin थीटा, dm की जगह m बाय पाई डी थीटा होल अपॉन इंटीग्रल डीएम। इंटीग्रल डीएम तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, एम वेरीफाई करने के लिए निकाला था, वो काम भी आ गया हमें।
कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर निकाल देते हैं और जरा थीटा की लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एम आर बाय पाई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट्स 0 से पाई, वही सेम लिमिट पहले ही हमने सोच लिया हो तो कि थीटा कहां से कहां जा रहा है। डिनोमिनेटर में अभी भी m ऐसा कैसी है और यह m और m कट गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r अपॉन पाई। क्या हम सोचे साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? इट्स माइनस कॉस थीटा। फ्रॉम 0 टू पाई। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, r अपॉन पाई माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 and y coordinate of center of mass is r by pi minus of cos pi minus 1 उसका माइनस प्लस 1। यह माइनस माइनस प्लस cos 0 प्लस 1 2r by pi। Center of mass is located at 0, 2r by pi. This is center of mass of a semicircular ring. अब इस बात को नोट डाउन करके एक बात और कंक्लूड की जाए, जरा देखिए। हमने सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करा, हमने सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करा, और जरा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देखिए कहां आ रही है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन उस जगह पर आ रही है जहां पर वाकई में कोई मास है ही नहीं, फिजिकली वहां कोई मास नहीं है। सर्कुलर रिंग के सेंटर पर क्या कोई मास है? नहीं है, सारा मास पेरिफेरी में है। और सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ रहा है और वहां वाकई में कोई मास नहीं। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी मास तो सारा यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा मास यहां पर डिवाइडेड है, और सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है? उसके सेंटर पर, उसके इस पॉइंट पर 0, 2r by pi, जहां पर वाकई में कोई मास नहीं। आई मीन टू से सेंटर ऑफ मास उस जगह पर हो सकता है जहां पर एक्चुअली फिजिकली कोई मास नहीं होता है, कभी कई बार, कभी कभी, जैसे कि ध्यान से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के इस पूरे डेरिवेशन को देखिए, और यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यू नीड टू मेमोराइज सच रिजल्ट। एग्जामिनेशन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो कई बार इन रिजल्ट को डायरेक्टली अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें वहां पर डिराइव करने के लिए समय नहीं दिया जाता है। यदि हम डिराइव करने बैठ जाते हैं तो अननेसेसरी जितने समय में 4 सवाल हो जाने चाहिए उतने समय में हम सिर्फ एक ही सवाल कर पाएंगे, बाकी तो पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे और हमसे 25% भी पेपर सॉल्व नहीं होएगा। ऐसी स्थिति बन जाती है यदि कुछ इस तरह के आर्टिकल्स आपके रटे हुए नहीं हो, यदि कुछ इस तरह के आर्टिकल्स और इनके रिजल्ट आपको थॉरोली मेमोराइज नहीं। इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड आर्टिकल्स है, इनके रिजल्ट मेमोराइज ही होना चाहिए। वन ऑफ द आर्टिकल इज दिस वन, सभी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। फटाफट नोट डाउन कीजिए, यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। मैं अगला आर्टिकल